उसके इक्विवेलेंट है। तो अगर किसी फंक्शन f का जो x का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, उसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते थे, i स्टार fx साई xt और x। अभी वन डायमेंशनल मानो तो हम सिर्फ dx ले रहे हैं। तो x डायरेक्शन में अगर हमें किसी फंक्शन f जो कि x का फंक्शन है, यानी पोजीशन का फंक्शन है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर हमें पोजीशन, सिंपल पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू i स्टार x t x i x t ठीक। सिमिलरली अगर आपको y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, ये डिवाइड हो जाएगा तब आपका। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए। तो आपको जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, सपोज करो कि पोजीशन की आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका पोजीशन जो होता है या कोई भी फंक्शन, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, पोजीशन का। यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन ले रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, पोजीशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो पोजीशन डिपेंडेंट है, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल दो। अब पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन क्या हो गया, एक तो आपका खुद पोजीशन हो गया, दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जो v होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, वो फंक्शन होता है x और t। तो अगर हमें v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो हो जाएगी साई स्टार एक्स टी वी साई एक्स टी एक्स। अभी हम सिंपल वन डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं केस। तो ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही फंक्शन, जो फंक्शन आपका यहाँ पर है, जो आर्बिट्रेरी कोई भी फंक्शन होता है, बट ये पोजीशन का फंक्शन है, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो अगेन आपका फंक्शन है पोजीशन। तो ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी पोजीशन के फंक्शन है, पोजीशन पे डिपेंडेंट है, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, इससे आपको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, हमने क्या लिखा हुआ है, साई एक्स और मीन्स जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, उसकी पोजीशन और टाइम फिक्स, हमें पता है कि किस टाइम पे और किस पोजीशन पे फंक्शन का वेव फॉर्म क्या है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसके बाद शुरू होती है एक्चुअल प्रॉब्लम। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तब क्या करोगे आप। तो मोमेंटम के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्सपेक्टेशन के, लेट्स से बी यहाँ पर पी हो जाएगा आपका सिंपल एल साई एक्स टी डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हमें साई पता है, सिंपल अगर मोमेंटम की वैल्यू रख दें तो और इसको इंटीग्रेट करें जो भी हमारी लिमिट हो, अगर -50 प्लस कर सकते हैं, या बॉक्स है 0 टू एल तक, हम 0 टू एल इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है पी में। वो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा बोलो क्या कह रहे हो।
पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो आपका मोमेंटम है वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। सेम प्रॉब्लम आती है आपके एनर्जी के साथ। एनर्जी और पी और ई ये दोनों ही आपके क्या है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे आप पोजीशन के टर्म्स में लिख सको। इसको अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स में थोड़ा सा जाके देखो तो हमारे साथ एसोसिएटेड होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आपने साई को तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, यानी अब आपके क्या पोजीशन भी नोन है और टाइम भी नोन है। तो अगर आपकी पोजीशन नोन है तो जाहिर सी बात है आपकी मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। अगर आपका टाइम नोन है तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। ठीक है, तो अगर आपका साई किसी पार्टिकल के लिए नोन है तो आप मोमेंटम और एनर्जी को विद प्रेसिजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप सिंपल पी या एनर्जी को यहाँ पे नहीं रख सकते। उस केस में क्या कर सकते हैं, समहाउ अगर हम ये पूरा फंक्शन ही, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहीं और से फाइंड आउट कर सके तो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम किसी तरह से इस पूरे फंक्शन को, जो बॉक्स हमने लिखा है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें किसी और मेथड से, तो हम पी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स से कि आपका वेव फंक्शन है, पोजीशन ऑफ टाइम का फंक्शन है और ये कुछ इस तरह से गया। एक सिंपल सा हम लेना, भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि हम वेव इक्वेशन जो लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल वेव इक्वेशन है और हमने ये एक पार्टिकल के लिए डिफाइन कर दी, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमें निकालना है पी आई एक्स टी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें मोमेंटम और पोजीशन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और एनर्जी और टाइम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड। तो जब हमें पी साई एक्स टी को फाइंड आउट करना होगा तो इस फंक्शन को हम सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि हम सिर्फ एक फैक्टर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, सर एक बार फिर से बताइएगा क्या पूछा तुमने, फिर से बोलो। सर ये जो बॉक्स बनाया है आपने मोमेंटम का, ये क्या है मतलब? चलो इसको मैं थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ। पी साई एक्स टी डी एक्स। ठीक, अभी हम सिर्फ सिंपल वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसको पी एक्स, अगर वन डायमेंशनल को पी एक्स लिख लो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका यही है, ये सिंपल फॉर्मूला है आपका। लेकिन जब आप मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने जाते हो तो आपको पता है कि साई एक्स और टी के साथ फिक्स हो चुका है, यानी पोजीशन आपका फिक्स है और टाइम आपका फिक्स है, यानी इन दोनों में आप कोई अनसर्टेनिटी आपके पास नहीं है। तो जब आप पोजीशन को मोमेंटम को मेजर करने जाओ तो वहां पे आपकी अनसर्टेनिटी होगी, पी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक, अगर आपको पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ पे रख भी नहीं सकते उसे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, ये अब वैलिड नहीं हो रहा है जब हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है, अगर हम पी के ऊपर फोकस करने के बजाय हम इस पूरे फंक्शन के ऊपर ही फोकस करें, ये वाला फंक्शन पी साई एक्स टी, अगर इसकी वैल्यू हमें कहीं से पता चल जाए तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में सीधे रख के आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ये आप समझ में आया? यस सर। तो अब हमें समहाउ पी साई एक्स टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। हमारे पास एक केस हमने ले लिया जहां पे आपका वेव फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से, पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। हमने इसको पोजीशन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। कर दो, क्या आएगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस होता है, प्लस होता है? माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस cos का हो जाएगा साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब हम x को करेंगे तो हो जाएगा t। ठीक, और इधर कर दो, ये हो जाएगा आई। साइन को करोगे तो आपका हो जाएगा cos kx माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका k। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आई के को कांस्टेंट ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ये पॉजिटिव टर्म तो हो जाएगा cos kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस साइन की जगह लिख सकते हो आई स्क्वायर, और आई बाहर चला गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस आई ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। हाँ सॉरी, के कॉमन ले लिया तो के आपका इस ऑर्डर से पाई रहेगा। ठीक, ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब इसको अगर ध्यान से दो तो ये कौन सा फंक्शन है? जो हमारा साई था, cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन kx माइनस। आप इसको सिंपल लिख सकते हो आई के साइन। अब के क्या होता है आपका? वेव वेक्टर। वेव वेक्टर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन एम वी। इसको लिख सकते हो h अपॉन पी। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा 2 पाई बाई h, नीचे आ जाएगा, p ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा p बाई h क्रॉस। आपको h क्रॉस पता है, h क्रॉस इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ठीक, तो k क्या होगा? p बाई h क्रॉस। ये वैल्यू ऊपर रख दो, हमारे पास हो गया डेल साई एक्स टी फॉर्म डेल एक्स इज इक्वल टू आई, के की जगह हमने रखा p बाई h क्रॉस साइन एक्स टी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका h क्रॉस अपॉन आई डेल साई टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू p साई एक्स टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर माइनस, यहाँ तक ठीक है? क्लियर सभी को? हमने सिंपल क्या किया, एक वेव फंक्शन लिया और उस वेव फंक्शन को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन ये आती है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें, लिख सकते हैं यस।
यहाँ पर भी आपका वेव फंक्शन साई है, यहाँ पर भी आपका वेव फंक्शन साई है, ये दोनों साई सेम है। आपका लेफ्ट हैंड साइड पे साई के ऊपर एक, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद वेव फंक्शन तो आपका इंटैक्ट रहता है, ओनली डिफरेंस क्या आपका अब जो वेव फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका ये है ऑपरेटर, हम बोलते हैं ऑपरेटर, तो किसी वेव फंक्शन साई के ऊपर वर्क कर रहा है और वर्क करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है जिसमें आपका वेव फंक्शन इंटैक्ट रहता है और यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाती है, एक वैल्यू मिल जाती है। हम इस इक्वेशन को जब देखते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि मोमेंटम के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, रिप्रेजेंट पी कैप, और ये हो गया आपका ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर समझ में आ रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप मोमेंटम की बात करते हो तो सिंपल आपका हो जाता है m मल्टीप्लाइड बाई v, ये आपकी क्लासिकल अप्रोच है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंट की बात करते हो, मोमेंटम की बात करते हो, तो आप एक ऑपरेटर के साथ डील करते हो और उस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ये एक्चुअली आपका पी एक्स है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। क्लियर सभी को? बेटा थोड़ा धीमे और क्लियर बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। जिसकी एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हमेशा जीरो ही आएगी। अभी आते हैं उस पर। अभी तो ऑपरेटर समझ में आ गया कि हमारा ऑपरेटर कहाँ से आ रहा है? यस सर। ठीक, अब देखो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, पी साई एक्स टी, यानी राइट हैंड साइड पे आपका क्या है, पी साई एक्स टी। ये वैल्यू को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले कर दो। ये है आपका मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आई स्टार ऐसे ही रहेगा आपका। अब यहाँ पे जो पी साई एक्स टी आया था उसकी वैल्यू रख दो, तो क्या होगा ये माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी इंटू डी एक्स। आई एच क्रॉस तुम्हारा एक कॉमन टर्म है, उसको कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर ले लो सिंपली। अब आपका क्या हो गया, साई स्टार एक्स टी डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स। अब यहां से आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मोमेंटम नहीं रखना है, आपको एक मोमेंटम ऑपरेटर यूज करना है जो किस पे वर्क कर रहा है, साई के ऊपर। तो अब समझ में आया कि हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस सर। ये तो था आपका मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हमें कैसे कैलकुलेट करना। हम डायरेक्ट पी की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा साइड डिटरमिनिस्टिक हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी। अगर आपने एक्स को फिक्स कर दिया तो आप मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर आपने टी को फिक्स कर दिया है तो आपकी अनसर्टेनिटी आपकी एनर्जी। तो मोमेंटम और एनर्जी को डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर्मूले से आप यूज नहीं करते, तो वहां पे हमें पी को रिप्लेस करना पड़ता है मोमेंटम ऑपरेटर। सेम हमें करना पड़ेगा एनर्जी ऑपरेटर। अब देखो एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आपके सिलेबस में दो ऑपरेटर है, एक मोमेंटम ऑपरेटर है और एक एनर्जी ऑपरेटर है। तो मोमेंटम ऑपरेटर हम ऊपर देख चुके हैं, अब एनर्जी ऑपरेटर देखो नीचे।
फिर से वही कहते हैं, एक सिंपल अपना साई वेव फंक्शन किस पार्ट के लिए डिफाइन करते हैं, जो कि वेरिएबल एक्स और पी पे डिपेंडेंट है, cos kx माइनस ओमेगा टी आई साइन kx माइनस ओमेगा। एक मोमेंटम ऑपरेटर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें मोमेंटम और पोजीशन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो हम वेव फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। जब एनर्जी ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि p और एनर्जी एक दूसरे से एसोसिएटेड है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप t के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो आपका हो जाएगा डेल ये अगेन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन प्लस वो हाँ? माइनस प्लस कर दीजिए माइनस, और ओमेगा को जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। और इसको करो तुम्हारा हो गया प्लस आई साइन का हो जाएगा सिंपल कॉस kx माइनस ओमेगा टी, ओमेगा को करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ओमेगा, ठीक है, माइनस आई ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ से ले लो आई ओमेगा कॉमन, नहीं हमें प्लस में क्या चाहिए होगा कॉस, तो माइनस आई ओमेगा ले लो। आई ओमेगा अगर आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आज के एक दो मल्टीप्लाई करके और अगर आप सिंपली इसको आई स्क्वायर आई kx माइनस ओमेगा टी, अगर ये लिखोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन kx, हाँ ठीक है, ठीक है। आई ओमेगा आपका कॉमन, माइनस आई ओमेगा कॉमन ले लिया है तो आपका ब्रैकेट में हो गया सिंपल cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन kx माइनस ओमेगा। अब ये फंक्शन आपका आगे साई है, तो यहाँ से आपका हो गया डेल साई एक्स टी ऑन डेल टी माइनस कहाँ पर माइनस आई नहीं अंदर एक आई स्क्वायर माइनस क्यों होगा, चलो इसको एक बार खोल लेते हैं ना। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करते नहीं हो होगा सर, आई स्क्वायर माइनस वन हुआ और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर भी एक माइनस, हमने माइनस आई ओमेगा कॉमन लिया, जब यहाँ से माइनस आई ओमेगा लोगे तो ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस जब ब्रैकेट को खेलोगे तो माइनस यहाँ पर एक टर्म है और एक टर्म माइनस यहाँ से आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा तो ये वाला टर्म आपका आ जाएगा, ठीक। ये हो गया माइनस आई ओमेगा साइन एक्स। अब ओमेगा आप ऑलरेडी जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से आप न्यू की जगह रख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहाँ रखो एच ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा हो गया आपका सिंपली 2 पाई बाई एच टी, सॉरी ये एच होगा, और इसको लिख सकते हो ई बाई एच क्रॉस। ये ओमेगा की वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर दो तो आपका हो गया डेल साई एक्स
xt upon del t is equal to minus I omega is 0 e by h cross और क्या था आपका psi x t। तो अब क्या हो गया ये, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा h क्रॉस अपॉन माइनस हो जाएगा I डेल psi xt अपॉन डेल t इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर चला गया तो ये हो गया e psi x t। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आई एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा आई एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इक्वल टू ई साई एक्स टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आपको एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो आप उससे एसोसिएटेड जो ऑपरेटर है यानी ई यानी एनर्जी ऑपरेटर क्या हो गया आपका, सिंपली आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। तो अगेन जब भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो आप एनर्जी से एसोसिएटेड ऑपरेटर को यूज करेंगे। ऑपरेटर क्या है, आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल। अब ये जो दो ऑपरेटर है आपके एनर्जी और मोमेंटम, इनको याद कर लीजिए, यही दो बेसिक ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स। इन दो ऑपरेटर को यूज करके आप कोई भी ऑपरेटर फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी का ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, मोमेंटम का ऑपरेटर माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एफ। पोजीशन और मोमेंटम एसोसिएटेड है इसलिए मोमेंटम ऑपरेटर में डेल ओवर डेल एक्स आएगा। एनर्जी और टाइम एसोसिएटेड है इसलिए एनर्जी ऑपरेटर में डेल ओवर डेल टी आएगा। तो मोमेंटम ऑपरेटर ओवर डेल। तो ये दो बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स में। ये दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए सभी को? जब आपको मोमेंटम ऑपरेटर निकालना है तो आप सिंपली वेव फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगाओगे और आपका मोमेंटम ऑपरेटर कैलकुलेट। जब आप एनर्जी ऑपरेटर कैलकुलेट करोगे तो आप वेव फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करोगे, फाइनली आप एनर्जी ऑपरेटर पे पहुंचोगे। तो आप पास दो ऑपरेटर आ गए। जो वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेबल जिसको बोलते हैं, अगर हम किसी ऑब्जर्वेबल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक ऑपरेटर होना चाहिए, हैमिल्टोनियन के लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे कई सारे वेरिएबल्स लेते हैं और उनके लिए ऑपरेटर डिफाइन करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही बेसिक चीज निकल के आती है कि अगर हमें ये दो ऑपरेटर्स पता है, मोमेंटम और एनर्जी, तो हमें किसी भी और ऑपरेटर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इन दो ऑपरेटर्स को यूज करके आप बाकी के ऑपरेटर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो देखो, अब चलते हैं, सपोज करो कि हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा।
काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को किससे शो करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं डिनोट करने के लिए? तो मैं बुक से देखता हूँ, टी यूज करता है आई थिंक। के यूज किया गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती क्या? सिंपली हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर ऑपरेटर आपको पता है, रख दो यहाँ पे 2m। पी की वैल्यू क्या थी? माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर? देखो इससे हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हमने सिंपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एसोसिएटेड जो फॉर्मूला है वो यूज किया। पोटेंशियल मोमेंटम के, सॉरी मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो यूज किया, और हमने सिंपल यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर रख दिया। जब आपने मोमेंटम ऑपरेटर रख दिया तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। एक ऐसे ही आप बाकी जैसे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी, यहाँ पी मोमेंटम, ये आपका पोजीशन ऑपरेटर और ये मोमेंटम ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल एक्स से मल्टीप्लीकेशन होता है। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। इन दोनों के एसोसिएशन से आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां तक की सारी बात सबको समझ में आ रही है ऑपरेटर की? यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? ऑपरेटर क्यों ले रहे हैं, ऑपरेटर की नीड क्यों है? नो। ठीक, चलो अब देखो बस ये मास वाला फैक्टर कौन सा, मतलब अगर मास कोई क्या? मास काइनेटिक एनर्जी एनर्जी हो जाती है अगर वो मासलेस पार्टिकल होता है, लाइक फोटॉन। हाँ, जब हम फोटॉन की बात करते हैं ना तो हम वहां पे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं, और जब आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हो तो वहां पे आप यूज करते हो क्लैस गॉर्डन इक्वेशन। ये थोड़ी लंबी चौड़ी थोड़ी फिजिक्स है इसमें, तो हम वहां पे नहीं जा रहे। ये मान के चलो जब हम ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाते हैं, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट दिखती हैं। अभी ये जो सब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक के लिए, जो एटम के अंदर की चीजें हैं, एटम है मॉलिक्यूल है, वहां तक के लिए वैलिड है। तो हाँ ठीक, इतना आपने देख लिया। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ये एक्चुअल में जो टॉपिक होता है वो आपको बुक्स में या कहीं और देखोगे यूट्यूब वीडियोस पे, वहां पे आपको ये मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटी जिनको आप ऑब्जर्व करते हो या मेजर कर सकते हो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पोजीशन मेजर कर सकते हो, मोमेंटम मेजर कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हो, एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हो, सब कुछ मेजर कर सकते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात होती है तब आपका साई और एक्स और टी के फॉर्म में जब डिफाइंड हो जाता है, तब आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके मोमेंटम
और एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है उनके एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हो उसमें जो इंटीग्रेशन लेते हो वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में लेते हो, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो पोजीशन का फंक्शन नहीं है उसे आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन केसेस में क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं ऑपरेटर, और क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक चीज के साथ एसोसिएटेड एक ऑपरेटर है। आपने पोजीशन को देखा, सिंपल पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने ऐसे लिख दी, ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन को भी एक ऑपरेटर की तरह डील कर सकते हैं, जैसे आपने मोमेंटम में देखा, जब आपने आपके पास थोड़ा सा पोजीशन के केस में जब यही लिखोगे तो आप उसको यानी आप सिंपल ये कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनके साथ एक ऑपरेटर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को? अब ये जो हमने पी लिखा था, जो हमने पी ऑपरेटर डिफाइन किया था, ऐसे आप पी एक्स पी वाई के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ओवरऑल पी ऑपरेटर लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सिंपल मोमेंटम थ्री डायमेंशन, ये आपका थ्री डायमेंशन, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ, उस पर भी आते हैं। यहाँ से तो ऑपरेटर आपका समझ में आ गया कि आपके पास एक मेजरेबल क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड ऑपरेटर, ऑपरेटर करता क्या है? एक टॉपिक आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, आइगेन वैल्यू, आइगेन है ना। अब चलो मोमेंटम ऑपरेटर की बात करते हैं और मोमेंटम की बात करते हैं। एक
आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या वैल्यू हो गई आपकी? ऐसे मान लो कोई एक दूसरा फंक्शन ई है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये हो गया आपका ई टू पावर z टू x आएगा। अब जब इस ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ने इस फंक्शन के ऊपर वर्क किया तो ये फंक्शन जो आपका इंटैक्ट था मैग्नीट्यूड निकला वो 2 से मल्टीप्लाइड, देखा ना, 2 से मल्टीप्लाइड। फंक्शन क्या है? इंटैक्ट है, ओवरऑल रिजल्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन आपका। अब यहाँ पर आ जाओ, जब आपने अपने वेव फंक्शन साई एक्स पे इस ऑपरेटर को अप्लाई किया तो आपका वेव फंक्शन एक वैल्यू से मल्टीप्लाइड हुआ। वैल्यू क्या है? p। ये ऑपरेटर इस ऑपरेटर पहली जब वेव फंक्शन ऑपरेट किया आपके पास एक वैल्यू मिली और फंक्शन आपका लिए ऐसे जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन, यहाँ पे एक ऑपरेटर वर्किंग ऑन अ वेव फंक्शन इज इक्वल टू अ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशन सेटिस्फाई होती है जहाँ पे ऑपरेटर या वेव फंक्शन इंटैक्ट, उन केसेस में ये वाला टर्म आपका ऑपरेटर कहलाता है। ई वाला जो टर्म है इसको होता है ये वैल्यू। तो ये जो फंक्शन इसको होता है ये जाहिर सी बात है जब ये ऑपरेटर किसी फंक्शन साई या वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये फंक्शन जिसमें ये ऑपरेट कर रहा है वो अब समझ में आ गया कि ऑपरेटर क्या कर रहा है सिस्टम के अंदर। ये आपकी आइगेन वैल्यू का ऋषभ थोड़ा धीमे बोलो, आवाज थोड़ा धीमे और आराम बोलो। वॉइस किसी और बच्चे को क्लियर सुनाई दे रही है ऋषभ की आवाज? अगर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो क्वेश्चन को टाइप करके देखो। ये अक्सर में अगर तुम डायमेंशन की बात करो कि हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा आ जाए डेल्टा एम साइन एक्स टी। अब ये ओवरऑल होगा आपका थ्री डायमेंशन में वो इस तरह से आपको दिखाई देगा तो वन डायमेंशन में समझने के लिए किया जाएगा। आईटी सर आर फॉर्मेट के लिए होता है।
हाँ तो ये आर हो जाएगा। फंक्शन कोई वैल्यू रहता है क्या? हाँ, जैसे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो देखिए पोटेंशियल वाला और इलेक्ट्रिकल वैल्यू, जब वहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देखेंगे कि हमें पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यूज मिल रही है साइज के पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू ये वैसे नहीं कंटिन्यूस ए डिस्क्रीट ये जो वैल्यू है ना ये आपकी क्या है आइगेन वैल्यू। हम उस साइज को एनर्जी के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की आइगेन वैल्यू मोमेंटम के टर्म में जब ऐसे चेक करोगे की आइगेन वैल्यू जैसे क्लासिकल लेवल ये एनर्जी की वैल्यू पे साई को सेटिस्फाई करना वही पॉसिबल और उन्हीं को हम कहते हैं आइगेन वैल्यू। जो है आज आपका